हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप ही ने कहा था कि मैम साइकोलॉजी की क्लासेस मॉर्निंग में अपलोड कर दिया कीजिए, जिससे कि आपको जब भी टाइम मिले आप इन क्लासेस को टाइम पे देख सको, राइट। और आप और हम मैम ना माने, ऐसा हुआ है क्या कभी, है ना। तो चलो, आज की क्लासेस मॉर्निंग में है और अब से क्लासेस मॉर्निंग में ही मिलेगी। तो देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जो मन की भावनाएं हैं, देखो आपके मन की भावनाओं की बात नहीं हो रही है ना, उसके बारे में बताया था। यहाँ साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन, तो इड ईगो इदम के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। आई थिंक इड ईगो सुपर ईगो के बारे में हर चीज़ डिटेल में मैंने आपको समझा दी थी, जहाँ से सवाल आते भी हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मूल प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियाँ के अंदर मैंने आपको बताया था ये दो होती हैं, एक तो जिजीविषा होती है और एक मुमूर्षा होती है ना। तो जिजीविषा क्या होती है, तो ये सृजनात्मक होती है, ठीक है, और समाज के लिए लाभदायक होती है। तो जिजीविषा क्या होती है, समाज के लिए लाभदायक होती है और ये चेतन अवस्था में रहती है। यह ईगो तथा सुपर ईगो में पाई जाती है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जिजीविषा जो होती है वो सृजनात्मक होती है, ये समाज के लिए लाभदायक होती है, ये चेतन अवस्था में रहती है और ये ईगो तथा सुपर ईगो में पाई जाती है। ओके, आपको मैंने ईगो सुपर ईगो रेट बताया था ना, तो ये जिजीविषा जो है वो ईगो और सुपर ईगो में ही पाई जाती है, इड के अंदर नहीं पाई जाती। मुमूर्षा क्या होता है, तो ये विध्वंसात्मक होती है। आई थिंक यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना, विध्वंस आ गया, जैसे कोई हाहाकार मचा रहा है, कोई गुस्से में लाल पीला हो रहा है ना, पंगे कर रहा है, तो ये तो समाज के लिए लाभदायक होती है क्योंकि ये सृजनात्मक है, कुछ अच्छा ही है ना। बट ये विध्वंसनात्मक है और ये समाज के लिए हानिकारक होती है। आप अगर किसी से प्यार करते हो, जैसे फैमिली में किसी ने आपको कुछ कहा, आप उनकी अगर इज्जत करते हो, रेस्पेक्ट करते हो, तो आप उनकी आज्ञा का पालन करोगे, राइट। आप मानोगे कि यार मम्मा ने काम बोला है, ठीक है कर देता हूँ, तो वो घर के लिए भी एक अच्छी चीज़ है, राइट, और समाज के लिए भी अच्छी है। क्योंकि अगर आप अपने घर में सबकी सुनते हो, अपने से बड़ों की, तो ऑब्वियस है अगर समाज में भी किसी ने आपको कोई काम दिया है या कुछ बोला है, तो आप सोचोगे यार मेरे से बड़े हैं और मुझे हमेशा यही सिखाया गया है कि बड़ों का आदर करना चाहिए और बड़ों की बात अगर मानने लायक हो तो मान लेनी चाहिए, है ना। तो एक वो होता है कि आप समाज के लिए अच्छा ही हो, लाभदायक ही है, ठीक है। बट मान लो आपको बहुत सारा गुस्सा आता है, घर में आप इतना गुस्सा करते हो जिसकी कोई हद नहीं है, इतने चिड़चिड़े रहते हो, अगर किसी ने कुछ कह दिया ना कि भाई ये सामान यहाँ से उठाकर वहाँ रख दे, तो मुंह पे बोल देते हो कि तू उठा के रख दे, मैं क्यों रखूँ, है ना। मतलब एक वो चीज़ है कि आपको बहुत गुस्सा आता है, आपका जो भावनाएं हैं या फिर आपके दिमाग में ये विध्वंस चलता रहता है, ठीक है। या फिर ऐसा मोस्टली तब होता है जैसे बहुत ही ढंग से सब कुछ चल रहा है, बट कभी कभार होता है ना कि मूड ऑफ हो गया, तो फिर ये भी नहीं देखते कि छोटा भाई क्या बोल रहा है, बड़ा भाई क्या बोल रहा है, राइट। तो वो एक वो चीज़ होती है। तो उससे जो क्या होगा, आप बाहर भी हो सकता है समाज के इंसान के साथ में भी आप ऐसे ही ट्रीट करो उन्हें, है ना, तो वो समाज के लिए भी हानिकारक है। क्योंकि जहाँ गुस्सा है, सब बोलते हैं कि गुस्सा तो भाई करना ही नहीं चाहिए, गुस्से में सारे काम बिगड़ जाते हैं, राइट। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हो कि जो मुमूर्षा है वो विध्वंसनात्मक होती है, वो समाज के लिए हानिकारक है, और जो जिजीविषा है वो सृजनात्मक होती है और समाज के लिए लाभदायक है, ठीक है। और ये अचेतन में पाई जाती है, और अचेतन में पाई जाती है, इड में रहती है। मैंने आपको कल ही बताया था अचेतन का रिलेशन है इड से, तो ये इड में रहेगी, और जिजीविषा जो है वो चेतन में पाई जाती है और वो सुपर ईगो तथा ईगो में रहती है, ठीक है। तो ऐसे कंपेयर करके पढ़ो, आपको याद हो जाएगा। तो अब पढ़ने वाले हैं हम बालक की अवस्थाएं, ठीक है। आपको इसमें सवाल ऐसे आते हैं कि जैसे कोई बालक है 1 से 2 वर्ष का, निम्नलिखित में से कौन सी स्टेज में है ना, और ऑप्शन दे देंगे मुख्य अवस्था, गोदी अवस्था, जननांग, लैंगिक अवस्था। तो आपको ऐसे बताना होता है। या फिर ऐसे सवाल आ जाते हैं कि ओरल स्टेज का जो कार्य मतलब जो है समय वो क्या है, तो ध्यान रखना 1 से 2 वर्ष, ठीक है। तो बालक की अवस्थाएं कितनी होती है, कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, तो पहले सबसे पहले नाम देख लेते हैं। तो देखो मुख्य अवस्था, ठीक है, मुख्य अवस्था होती है मतलब ओरल स्टेज 1 से 2 वर्ष का जब बालक होता है तो उसकी मुख्य अवस्था में है, ऐसा बोलेंगे। और अगर वो 3 वर्ष का है तो बोलेंगे गुदीय अवस्था, एनल स्टेज। और जब वो 4 से 5 वर्ष का हो जाएगा तो जननांग या लैंगिक अवस्था, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि बालक की अवस्थाएं कौन कौन सी है और उनका समय कितना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। काम प्रसुप्ति की अवस्था, है ना, तो काम प्रसुप्ति की अवस्था के अंदर 6 से 10
मतलब अगर लड़की है कोई मतलब जैसे बच्ची है तो 6 से 10 वर्ष तक, और अगर लड़का है तो 6 से 12 वर्ष तक काम प्रसूति की अवस्था उनमें रहती है। काम अवस्था या संतानोत्पत्ति या जननांग या लैंगिक अवस्था, इसको जेनेटिक स्टेज भी बोला जाता है। तो देखो 10 वर्ष के होने के बाद में आजीवन लड़की के लिए, और 12 वर्ष के होने के बाद में आजीवन लड़की के लिए। मतलब जो काम अवस्था है वो आजीवन रहती है, पर कब? 12 वर्ष के बाद में लड़कों में और 10 वर्ष के बाद में लड़कियों में। आई होप आपको हर चीज़ समझ में आई होगी। इससे ईजी वे में ना मैं समझा सकती हूँ, ना आपको इससे अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवा सकती हूँ। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, मतलब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सबसे पहले मेरे को आपको एक चीज़ बतानी थी कि कल साइकोलॉजी के जितने भी ये जो टॉपिक चल रहे हैं, जैसे आज अपन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जब आज आई थिंक ये खत्म हो जाएगा क्योंकि कल लेक्चर नहीं आया था, तो मैं दोनों अपलोड करने वाली हूँ। फिर अपन अधिगम पढ़ने वाले हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं मैं साथ के साथ करवा दूँगी। बट आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम होने की वजह से कल मैं साइकोलॉजी डे मना रही हूँ, है ना। अब बोलोगे मैम ये डे कब आता है? तो बेटा आता कभी भी नहीं है ना। वो बस ये है कि एक दिन के अंदर आपको सारे सवाल करवाने का मैंने थोड़ा होता है ना प्रण लिया है। आई होप आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, आपको पता रहेगा कि ये इन नोट से कुछ सवाल हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। पर हाँ, टॉपिक वाइज आएंगे तो जब तक मैंने वो टॉपिक नहीं करवाया तो आप सवाल कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। बट फिर भी आप सवाल देखना, आपके पास में अगर साइकोलॉजी का कहीं मैटर है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, पर सवाल ज़रूर देखना। ओके, तो वो वीडियोज़ कल आएंगी एक के बाद एक। तो पेशेंस बना के, आपके पास जब भी टाइम हो, कल नाइट में या जब भी। और आपको मैंने ये चीज़ बोली है कि ये साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, रीड वालों के लिए भी, सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए भी। तो कोई भी इन सवालों को भी देख सकता है और इन लेक्चर्स को भी ले सकते हैं। ओके, तो ये बस बात चली थी, तो सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूँ। तो कल पक्का क्वेश्चंस वाली वीडियोज़ में जो लोग सीरियस है वो तो देख ही लेना यार, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा रखा है, तो कुछ तो अच्छी बात होगी, राइट। तो लगभग 4-5वें वर्ष में, मतलब जब बच्चा 4 या 5वें वर्ष का होता है, तो लड़की में इलेक्ट्रा, ठीक है, इलेक्ट्रा जिसको मात्र विरोधी ग्रंथि बोला जाता है, तो ग्रंथि पाई जाती है, जबकि लड़के में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। ये तो आपने बायो में भी पढ़ा होगा कि जब 4 से 5 वर्ष की आयु में जो लड़की होती है उसमें इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि को मात्र विरोधी ग्रंथि भी बोला जाता है ना। और लड़के में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो ओडिपस पाई जाती है, इसको पितृ विरोधी ग्रंथि भी बोला जाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या है, मतलब लड़की के अंदर मात्र विरोधी ग्रंथि पाई जाती है, समझ रहे हो, जिसका नाम इलेक्ट्रा था, है ना। तो इसकी वजह से लड़की का जो है माता की तरफ अधिक प्रेम ना होकर पिता की तरफ अधिक प्रेम होता है। कि देखो ये लिखा हुआ है कि लड़की पिता से तथा लड़का माँ से अधिक प्रेम करता है, क्योंकि लड़कों के अंदर जो है वो ओडिपस पाई जाती है जो कि पितृविरोधी ग्रंथि है। तो ऑब्वियस है, जब पितृविरोधी ग्रंथि है तो वो अधिक प्रेम किससे करेगी? माँ से। मतलब वो अधिक प्रेम किससे करेगा? माँ से। और विरोध किसका करेगा? पितृ वाले प्रेम का, राइट। और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है? मातृ विरोधी होती है। तो इसी वजह से जो लड़कियां होती है वो अपने पापा से, और जो लड़के होते हैं वो अपने माँ से अधिक प्रेम करते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है जो मातृ विरोधी ग्रंथि है, और लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है जो पितृ विरोधी ग्रंथि है। आई होप आपको अच्छे से माइंड में कुछ ना कुछ तो जा ही रहा होगा। ओके, बाकी एक बार आप रिवाइज करना और खुद से नोट्स बनाना, वाकई में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, थोड़े से दिन के अंदर ही साइकोलॉजी खत्म हो जाएगी, ठीक है। लड़का तथा लड़की के विकास में लगभग 2 वर्ष का अंतर पाया जाता है। आपसे अगर पूछ ले कि सामान्यतः लड़का तथा लड़की के विकास में लगभग कितने वर्ष का अंतर पाया जाता है, तो ध्यान रखना 2 वर्ष का अंतर पाया जाता है। फ्राइड ने इन अवस्थाओं का वर्गीकरण काम प्रवृत्ति के आधार पर किया है। अब देखो, हमने अभी बालक के अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, राइट। मैंने आपको बताया था ओरल स्टेज कौन सी है, जेनेटिक स्टेज कब आती है, ठीक है। तो ऐसे ही जो फ्राइड साहब है, फ्राइड ये मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने इन अवस्थाओं का जो वर्गीकरण किया है वो किसके आधार पर किया है? तो ध्यान रखना, काम प्रवृत्ति के आधार पर किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि फ्राइड ने जो वर्गीकरण किया है ना, उनका जो आधार था वो क्या था? तो ध्यान रखना, काम प्रवृत्ति। अब अध्ययन या मनोविश्लेषणात्मक विधियों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अध्ययन और मनोविश्लेषणात्मक विधियों की बात करते हैं तो सबसे पहले स्वतंत्र साहचर्य विधि, सेकंड है स्वयं विश्लेषण विधि, और थर्ड है सम्मोहन विधि, ठीक है। सम्मोहन विधि के अंदर प्रश्न पूछना आता है। अब डिटेल में देखेंगे आगे चल के।
तो देखो, जो पहली विधि है जिसका नाम है स्वतंत्र साचर्य विधि, तो इसमें व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अन्य प्राणियों के साथ छोड़ दिया जाता है। मतलब एक अगर अगर कुछ सीखना भी है तो एक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अन्य प्राणियों के साथ में छोड़ दिया है ना। और स्वप्न विश्लेषण विधि में क्या होता है, इसमें प्राणी के स्वप्नों का विश्लेषण किया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है। और सम्मोहन विधि में इसमें प्राणी से प्रश्न पूछे जाते हैं और वो भी लगातार वे में, ठीक है। सम्मोहन विधि में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इन विधियों के सिर्फ नाम पता होना चाहिए और इनमें क्या होता है वो देखो। स्वप्न विश्लेषण में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है कि स्वप्नों का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। और ये जो सम्मोहन विधि है इसके अंदर आपको पता चल ही रहा है कि लगातार भाई प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। बचा क्या, एक लास्ट बचा है कि स्वतंत्र साचर्य विधि, तो इसमें व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अन्य प्राणियों के साथ में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं नव फ्रायडवाद या नव विश्लेषणवाद। तो जो नव फ्रायडवाद या नव विश्लेषणवाद है ये किसने दिया था, तो फ्रायडवाद नाम से ही पता चल रहा है फ्रायड साहब ने दिया था, जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, है ना। आए थे 1930-40 में दिया था। प्रसिद्ध विद्वान थे इरिक्सन, ये विद्वान का नाम है। इरिक्सन को ईगो साइकोलॉजी का जन्मदाता मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वही ईगो है जो मैंने आपको थोड़ी देर मतलब लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, इड ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। तो ईगो साइकोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ध्यान रखना ईगो साइकोलॉजी का जो जन्मदाता है वो इरिक्सन को माना जाता है। अब नेक्स्ट सिद्धांत कार्ल जुंग या युंग का सिद्धांत, इसको कार्ल का सिद्धांत भी बोला जाता है, जुंग का सिद्धांत भी बोल सकते हैं और युंग का भी, क्योंकि ये वैज्ञानिक के नाम थे, ठीक है। तो कोई बहुत से लोग जुंग लिख देते हैं, बहुत से लोग युंग लिख देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ साइकोलॉजी में नाम ही डरावने हैं, साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, ओके। तो युग का सिद्धांत को विश्लेषणवाद का सिद्धांत और विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान सिद्धांत भी कहा जाता है। अब ध्यान रखना, इसको नव मनोविश्लेषणवाद कहा गया है, ठीक है। किसको, नव फ्रायडवाद को, और इसको कहा गया है विश्लेषणवाद। तो इसीलिए बोलती हूँ मैं कि सिद्धांतों के सारे नाम आपके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ओनली इतना ही माइंड में रखा और अगर आ गया कि ये सिद्धांत किसने दिया था, तो आप तो युग करके आ जाओगे, ठीक है। इसके आगे मान लो नव भी लगाओ, तो युग नहीं करना है, उस टाइम पे फ्रायडवाद वाला सही रहेगा, मतलब फ्रायड वाला। और अगर नव नहीं है तब विश्लेषणवाद को आप युग का सिद्धांत बोल सकते हो, ठीक है। तो जुंग ने प्राणी के विकास के लिए उद्देश्य तथा आकांक्षाओं को महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने यही बोला है कि आकांक्षा होगी तो ही विकास होगा, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि जैसे बहुत से लोगों ने आवश्यकता को भी एक वो चीज़ मानी है कि आवश्यकता होगी वहीं विकास होगी, क्योंकि आपने सुना होगा ये तो बचपन से कि आवश्यकता है कि आविष्कार के जन्य होती है। तो उसी तरह से इनका मानना ये था कि जब तक आप आकांक्षाएं नहीं होगी आपके अंदर कोई इच्छाएं नहीं होंगी कि मेरे को ये करना ही है, अचीव करना है। जैसे अभी आप लेबर असिस्टेंट बनना चाहते हो, या कोई टीचर बनना चाहता है, या कोई फर्स्ट ग्रेड पे एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो ये आकांक्षा ही तो, आपकी इच्छा ही तो, मेरे को ये तो करना ही करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेटल कर रहे हो ना। तो वही चीज़ है कि बिना आकांक्षा के विकास तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जुंग ने प्राणी के विकास के लिए उद्देश्य तथा आकांक्षाओं को महत्वपूर्ण माना है। ये किन्होंने माना है, जुंग साहब ने। अपन क्या करते हैं ना, साइकोलॉजी अभी अपना टॉपिक चल रहा है पहला, इसके अंदर किन वैज्ञानिकों के क्या विचार थे, कौन से वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो वो सब देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर युंग ने प्राणी के विकास के लिए उद्देश्य तथा आकांक्षाओं को महत्वपूर्ण माना है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में कार्ल जुंग ने सामूहिक अचेतन मन बताया, जिसमें आदि प्रश्न रूप आदि प्रतिमाएं पाई जाती है, ये मित्र या रूढ़ियाँ होती है। तो देखो, कार्ल जुंग ने सामूहिक अचेतन मन को बताया, मतलब अचेतन मन के बारे में बात की थी इन्होंने, और इन्होंने ये बोला कि भाई कुछ रूढ़ियाँ भी है और कुछ बातें भी है। जैसे रूढ़िवादी बातें होती है ना, जो चलती आ रही है, बस चलती आ रही है, जिनका कोई सेंस नहीं है। जैसे कि छींकने पर कार्य न करना, बोलते हैं ना, छींक आ गई, अब थोड़ा पानी पी के जाओ या फिर थोड़ा रुक के जाओ, ठीक है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, भाई कुछ गलत हो सकता है ना। विद्या माता, धरती माता, पाप पुण्य, तो इनका ये सिर्फ रूढ़ियाँ हैं, मतलब ये रूढ़िवादी वाली बातें हैं जो चलती आ रही है और हम भी मानते हैं और आगे वाले भी मानेंगे। ना माने तो नहीं माने, मानते हैं तो ठीक बात है, मतलब सबका अपना अपना है, ठीक है, ओपिनियन। अब देखो, केरेन हार्नो का सिद्धांत, तो फ्रायडवादी के बारे में बता दिया, इरिक्सन और ये जो युंग का सिद्धांत है उसके बारे में बता दिया। अब केरेन हार्नो की सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो इनका जो दृष्टिकोण था वो आशावादी दृष्टिकोण के थे, ये है ना। और केरेन हार्नो ने फ्रायड के उन विचारों का विरोध किया। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि फ्रायड के
जो विचार थे उनका विरोध किसने किया था? तो ध्यान रखना केरन हार्ने ने किया था, और विरोध किया था जिसमें महिलाओं को पुरुषों से कमज़ोर मानते हैं। तो देखो फ्राइड ने क्या बोला था कि जो महिलाएं होती है वो पुरुषों से कमज़ोर होती है, बट इन्होंने इस विचार का विरोध किया और इन्होंने बोला ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हार्ने ने बताया कि अच्छे सामाजिक जीवन के लिए एक लिंग को, मतलब हारने के विचार हारने बता रहा है कि भाई फ्राइड ने ये गलत बात बोली है कि महिलाओं को पुरुषों से कमज़ोर माना है, और हारने ने बताया कि अच्छे सामाजिक जीवन के लिए एक लिंग को दूसरे लिंग की प्रशंसा करनी चाहिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं पुरुष कमज़ोर होते हैं। इन्होंने ये बोला कि अगर अच्छा समाज चाहते हो तो एक लिंग को दूसरे लिंग की प्रशंसा ही करनी चाहिए, बढ़ावा ही देना चाहिए, ठीक है। हार्ने ने बताया कि बालक में बाल्यावस्था में माता पिता के कड़वे परस्पर संबंधों के कारण दुष्ट चिंताएं आ जाती है। इन्होंने ये भी बोला कि जैसे कोई छोटा बालक है बाल्यावस्था में, ये तो हर कोई बोलता है कि घर का जो इन्वायरमेंट है और माता पिता के जो शब्द वगैरह हैं, मतलब जैसे होता है ना कि बच्चे को डांट दिया गुस्से के अंदर आगे, तो बच्चा फिर या तो चिड़चिड़ा रहेगा या रोता हुआ रहेगा या फिर किसी कोने में जाकर बैठ जाएगा, राइट। तो बात वो होती है कि जो माता का कड़वा संबंध है बच्चों से, उसका बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है बच्चों पे। इसीलिए बोलते हैं कि अगर बच्चे गलती भी कर रहे हैं तो उनको प्यार से समझाओ कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ये काम होता है या ऐसे मत करो, ये गलत है, ठीक है। तो एक बताने का तरीका होता है, आपको तो पता होगा आजकल तो स्कूल में भी बच्चों को ना मारा जाता है ना पीटा जाता है, अच्छे से समझाया जाता है। अगर एक बार समझ नहीं आए तो दूसरी बार समझाते हैं, दूसरी बार समझ नहीं आए तो पेशेंस के साथ में तीसरी बार, चाहे आपको कितना भी गुस्सा आए, तो वो एक चीज़ होती है कि प्यार से डील करो, ठीक है। तो गुस्सा और ये कड़वे परस्पर संबंधों का तो ऑब्वियस है सब पे ही गलत ही प्रभाव पड़ता है। तो इन्होंने बताया कि बच्चों पे तो भाई पड़ता ही पड़ता है बाल्यावस्था में, ठीक है। अब अल्फ्रेड एडलर के बारे में देख लेते हैं। तो अल्फ्रेड एडलर ने सिद्धांत दिया था व्यक्तिक मनोविज्ञान हीन भावना, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि व्यक्तिहीन भावना का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो ध्यान रखना अल्फ्रेड एडलर ने दिया था। महत्वपूर्ण इन्होंने जीवन शैलियों के बारे में बताया, बात की है। अब व्यक्तिक मनोविज्ञान क्या था ये तो बता दिया मैंने, एडलर साहब ने दिया था, पर क्या था ये? तो जो एडलर थे, एडलर ने व्यक्ति की जीवन शैलियों को उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है। अब जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आकांक्षाओं को बोला था कि आकांक्षाएं जो है वो विकास के लिए बहुत मस्ट है, ठीक है। आई थिंक युंग सामने बोला था। तो उसी तरह से जो एडलर है, एडलर ने बोला है कि जो व्यक्ति होते हैं तो व्यक्ति की जीवन शैलियाँ ही उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये अपने अपने विचार हैं, अपने विचार कोई भी नहीं पूछता, बट जो मनोवैज्ञानिक है उनके विचार तो भाई हर कोई पूछेगा, ठीक है, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने इस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है ना। आप और हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, बट उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो एडलर ने व्यक्ति की जीवन शैलियों को उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। और एडलर ने बताया कि जब व्यक्ति असफल होता है तो उसमें हीन ग्रंथि उत्पन्न होती है। तो देखो जब तो आपको पता है कि कोई भी असफल होगा तो हीन भावनाएं तो आती हैं। अब आज आप अपनी जी जान लगा रहे हो कि मुझे तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, है ना कहीं ये डर तो रहता है बाय चांस 1% ऐसा ना हुआ, ऐसा हो गया तो और सोचो आपके दिमाग में अभी से वो टेंशन्स रहती है। और जो लोग इस चीज़ को फेस करते हैं कि जिन्होंने अपनी पूरा 100% दिया, अपनी पूरी मेहनत करी और एंड में जा कर के रिजल्ट कुछ ना निकला, तो सोच के देखो एक बार कि उनको कितना बुरा लगता होगा, है ना। तो हीन भावनाओं से तो भाई ग्रसित हो ही जाएंगे ना। तो इन्होंने यही बोला कि जब मतलब एक तो इन्होंने विकास के लिए जीवन शैलियों को ही इम्पॉर्टेंट माना है, बाकी इन्होंने जब व्यक्ति असफल होता है तो उसमें हीन ग्रंथि उत्पन्न होती है। इस हीन ग्रंथि से व्यक्ति लक्ष्य, भावना, उद्देश्यों और इसके कारण बाहर निकलता है, ठीक है। तो आपको बता दिया मैंने कि हीन ग्रंथि हीन भावनाओं से ही जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। एडलर ने बताया कि व्यक्तिक विकास पर बालक के जन्म क्रम का भी प्रभाव पड़ता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे स्टेटमेंट आते हैं बेटू कि किसने कहा है कि व्यक्तिक विकास पर बालक के जन्म क्रम का प्रभाव पड़ता है। तो ये बात बोली थी एडलर साहब ने। तो ये क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अपन 20 मिनट्स की ही क्लासेस लेते हैं, क्योंकि आप इतना ही पढ़ पाते हो और मैडम इतना ही पढ़ा पाती है, ठीक है। अब इसके बाद में इरिक्सन का जो सिद्धांत है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले, मतलब नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और मैंने आपको एक बात बोला ही है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके बहुत प्यारे से नोट्स जो हैं तैयार हो जाएंगे। बस साथ के साथ लिखते रहो, ठीक है।
और उम्मीद है पूरी कि आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे और वीडियो को लाइक और कमेंट तो बनता है। ओके, आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आपके अच्छे कमेंट होते हैं तो पढ़ के अच्छा भी लगता है कि चलो कोई तो बस स्टूडेंट पढ़ रहा है ना। तो कल क्लासेस आई नहीं थी तो देखते हैं, टेंशन ना लो। वो बस आपको पता है ना, कल संडे था तो संडे को संडे वार्ता और ये गाइडेंस वगैरह काफ़ी सारे वीडियोस बनानी पड़ जाती है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है संडे वाले दिन। बाकी सब कुछ परफेक्ट है। ओके, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।